हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। धैर्य ध्रुवी के नज़र फिर लेने पर एक गहरी सांस भर अपने आंसुओं को साफ करते हुए पॉकेट से एक डिब्बा निकालकर ध्रुवी के हाथ में रखते हुए बोला, ये मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। इतना कहकर धैर्य बिना किसी बात के चुपचाप वहाँ से चला जाता। तो सब बस उसे जाता हुआ देखने लगता। ध्रुवी उस बॉक्स को कसकर पकड़ फिर से रोने लगती है, जिसे मृत्युंजय चुप करवाते हुए कहता, रोना बंद करो ध्रुवी। ध्रुवी मृत्युंजय की तरह नम आंखों से देखती है तो मृत्युंजय उसे पलके झपकाकर चुप रहने के लिए कहता है। जब धीरे धीरे उसकी विदाई पूरी होती है और महक एकांश को अपने साथ लेकर ध्रुवी सुधांशु के साथ वहां से अंधेरी वाले पंचोली हाउस के लिए निकल जाती हैं। वहीं रुद्र फलक को लेकर सीधा मनाली जा रहा था और चार्ली भी लीजा को लेकर रुद्र के साथ मनाली निकल चुका था। जब अधिराज जी रविंद्रनाथ जी के सामने आकर बोले, शादी पूरी हो गई, काफ़ी अच्छी थी, अब हमें इजाज़त चाहिए। ये सुनकर रविंद्रनाथ जी अपना सिर हिलाते हुए बोले, मेहमानों को हम ज़्यादा दिन तक रोक कर नहीं रख सकते, उन्हें एक न एक दिन जाना ही होता है। रविंद्रनाथ जी के बाद अधिराज जी अपना सिर हिला विकल्प की तरफ देखते हुए बोले, विकी जाओ अपना बैग ले आओ, हम अभी निकल रहे हैं हैदराबाद के लिए। बाकी जो सामान होगा उसे मैं किसी को भेज दूंगा लेने के लिए। अधिराज जी के बाद पर विकल्प अपना सिर हिला देता है। निर्जला और रचना सावित्री जी और घर के बाकी महिलाओं के साथ सारंग बिल्ला जा चुकी थी। शोभित और अदिति के गृह प्रवेश के लिए विकल्प की हाँ को देखकर अमृत हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, जय तुम्हें पता था कि विकी जाने वाला है? अमृत के सवाल पर मृत्युंजय अपना सिर हिला देता है, जिसे देखकर अमृत और ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है, और तुमने परमिशन दे दी? रविंद्रनाथ जी अमृत की बात पर बोले, अमृत जय कोई नहीं होता विक्की को परमिशन देने वाला, वो अपने घर वाले के पास जा रहा है, इसलिए तुम इस सब तरीके से रिएक्ट करना बंद करो। रविंद्रनाथ जी की बात सुनकर अमृत उसकी तरफ नाराजगी से देखते हुए बोला, दादू विक्की हमारे पास सिर्फ एक हफ्ते से नहीं है या कुछ महीनों से नहीं है, पूरे 25 साल, समझ रहे हो आप? 25 सालों से हमारे साथ है और आप अचानक उसे भेजने की बात कर रहे हो? विकल्प अमृत की बात सुनकर अपना सर नहीं में हिलाते उसके पास आकर बोला, मैं आऊँगा भाई, वहाँ पर सिर्फ अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने जा रहा हूँ। विकल्प की बात सुन अमृत उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, इतने बड़े हो गए तुम, एक प्रोजेक्ट संभाल नहीं सकते, कंपनी संभालोगे? विकल्प अमृत की बात सुनकर नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, कब तक बड़े भाइयों के सामने छोटा बनकर उनके पीछे खड़ा रहूँगा? एक दिन अपनी जिम्मेदारी भी तो निभानी पड़ती है ना। कुछ बड़े फैसले खुद भी तो लेने पड़ते हैं ना। तो अब वक्त आ गया है, मुझे हैदराबाद जाना होगा। जिसे सुनकर अमृत की आंखों से आंसू आ जाते हैं, जिस पर मृत्युंजय विकल्प की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता हैदराबाद से तुम्हारा क्या रिश्ता है। मेरे लिए तुम सिर्फ एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो, जहाँ से कब वापस आना है मुझे नहीं पता, लेकिन सारंग बिल्ला का दरवाज़ा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है और तुम चाहे जब तब आ सकते हो, कोई तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा। मृत्युंजय की बात सुनकर विकल्प उसे कसकर गले लगा लेता है और उसकी आंखों से नमी छा जाती है। मृत्युंजय अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर विकल्प के कंधे को थपथपाते हुए बोला, मेरा भाई अब बड़ा हो गया है, अब कंपनी का ओनर बन जाएगा, वो बहुत तरक्की करेगा। जिसे सुनकर विकल्प मृत्युंजय से अलग होकर नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, आपसे तो छोटा ही रहूँगा। अमृत विकल्प की बात पर गले लगा लेता है तो पीछे से विप्लव आते हुए कहता है, यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों पसरा है भाई? विप्लव की आवाज़ सुन विकल्प झटके से अमृत से दूर होकर विप्लव की तरफ हैरानी से देखते हुए, तू घर नहीं गया? विप्लव विकल्प के सवाल पर अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, क्यों? घर के सारे मर्द यहाँ पर है तो मैं क्यों औरतों के साथ जाऊँ? और आप अमृत भाई से ऐसे चिपक रहे हो, मुझ में कांटे लगे हैं। मैरिज और विप्लव को वहाँ देखकर विकल्प ऑलरेडी परेशान हो चुका था और उसके सवालों को सुनकर उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। जब वहाँ पर हिमांशी और अक्षिता भी अपना बैग लेकर आ गए तो उन दोनों को देखकर विप्लव उन्हें साथ हाथ दिखाते हुए बोला, मैं एयरपोर्ट छोड़ने चलूँगा, आप लोग रुको। अक्षिता विप्लव की बात सुनकर बोली, ज़रूरत नहीं है, क्या बुला लिया है हमने? जिसे सुनकर विप्लव अपना सिर हिलाते हुए हिमांशी के हाथ को पकड़ अक्षिता से बोला, बोलो तो आप जाओ ट्रेन से, ये तो वापस जाएगी ना रसिया, तो इसे एयरपोर्ट ही छोड़ना पड़ेगा। ये देखकर अक्षिता हिमांशी को घूरने लगी, जिसे महसूस कर हिमांशी विप्लव से बोली, 10 महीने बाद मैं इंडिया आई हूँ तो पापा और माँ से भी मिलना चाहती हूँ, इसलिए। विप्लव हिमांशी की बात को बीच में काट कर बोला, मैं छोड़ने चलूँगा, कहा ना, तुम्हारी ट्रेन नहीं छूट जा रही है, 2 मिनट रुको। विप्लव की थोड़ी नाराजगी भरी आवाज़ पर हिमांशी चुप हो जाती है तो विप्लव उसे एक नज़र घूरने के बाद विकल्प की तरफ देखते हुए कहता है, बोलो आप अमृत भाई के गले क्यों लग रहे थे?
अथर्व जो कि लगातार चिता को घूरे जा रहा था, विप्लव की बात सुनकर इरिटेट होकर बोला, क्या तुम्हें नहीं पता है विकल्प राजन फैमिली का बेटा है, इसलिए वो हमारे साथ हैदराबाद जा रहा है और सारंग को गुड बाय कह रहा है। तुम भी कह दो ताकि हम यहाँ से निकले। अथर्व के बाद सुन उसे सब घूरने लगा और मृत्युंजय विप्लव से के कुछ रिएक्ट करने से पहले बोला, वापी। विप्लव मृत्युंजय की बात को बीच में काट विप्लव विकल्प की तरफ देखते हुए बोला, आप कहीं नहीं जा रहे हो? फाइन। रविंद्रनाथ जी विप्लव की बात को सुनकर बोले, विप्लव जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हें भी जिम्मेदारियाँ मिलेगी, इसलिए विकल्प को उसकी जिम्मेदारी पूरी करने जाने दो। रविंद्रनाथ जी की बात पर विप्लव उनकी तरफ नाराजगी से देखते हुए, कौन सी जिम्मेदारी? क्या सारंग फैमिली के विकल्प भैया की जिम्मेदारी नहीं है? और प्लीज़ मुझे इन जिम्मेदारियों का लेक्चर मत दीजिए, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैं फीलिंग में सोचता हूँ, दिमाग से नहीं। इसलिए विक्की भाई कहीं नहीं जाएंगे। अधिराज जी विप्लव की बात सुनकर बोले, बात पहले से हो चुकी है बापी, विक्की हमारे साथ हैदराबाद जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है को तुम सबको भूल जाएगा। विप्लव अधिराज जी की बात सुनकर वो अपना सिर हिलाते हुए बोला, ना वो आप लोगों को भूलेंगे ना हम लोगों को भूलेंगे, लेकिन मेरा भाई मुंबई छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। आपके पास ये अथर्व है ना, उसे दीजिए सारी जिम्मेदारी, मेरा भाई नहीं उठाएगा कोई जिम्मेदारी। ये कहने के बाद विप्लव विकल्प की तरफ देखते हुए आगे बोला, मैं हिमांशी और उसकी बहन को छोड़ने जा रहा हूँ स्टेशन, जब घर आऊँ तो चुपचाप घर में मिलना। विकल्प विप्लव की बात सुन उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, बापी मैं आऊँगा वापस, और अगर मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा तो ना एक अच्छा इंसान बन पाऊंगा ना एक अच्छा बेटा। विप्लव विकल्प की बात सुन उसे गुस्से भरी आंखों से देखते हुए उसके हाथ को झटक कर बोला, आपको पता है ना भाई, आप क्या वैल्यू रखते हैं सारंग फैमिली के लिए? हम भाई हैं और आप सारंग परिवार का हिस्सा। पल्लवी जी जो कि अब तक चुपचाप खड़ी विप्लव की बातें सुन रही थी, उसके सामने आकर बोली, बापी विक्की मेरा बेटा है, उसके बगैर मैंने पूरे 25 साल बिताए हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो एक दिन मेरे साथ रहेगा। प्लीज़ उसे हमारे साथ जाने दो। विप्लव पल्लवी जी की बात सुनकर उसके सामने हाथ जोड़ते हुए, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ माँ, प्लीज़ हमारे भाई को हमसे दूर मत कीजिए। मैं बहुत स्वार्थी हूँ अपने लोगों के लिए, अपने उम्मीद में बनाए और अपने उनके साथ। वर्षा खरी विप्लव की बातों को सुनते हुए, एक आदमी की जिम्मेदारी होती है उनकी फैमिली, और यहाँ विकल्प की जिम्मेदारी राजन फैमिली है, इसलिए उसे जाने दो। विप्लव वर्षा की बात सुनकर थोड़े गुस्से से बोले, आपसे मुझे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि आपको तो सारंग फैमिली कभी पसंद थी ही नहीं। आई डोंट नो व्हाई, और इसलिए आप मुझे कभी हमारे फैमिली का हिस्सा लगती ही नहीं थी। विकल्प विप्लव की बात सुन थोड़े गुस्से से उसके हाथ को पकड़ कर बोला, बापी वाइफ है वो मेरी, तुम ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते उससे। विकल्प की बात सुन विप्लव उसकी तरफ देखते हुए अपना सर हिलाकर बोला, क्यों नहीं, साथ दोगे? उसके साथ रखकर उसकी बोली जो सीख गए। लेकिन एक बात याद रखना, जो प्यार आपको सारंग में मिला है ना, वो वहाँ पर नहीं मिलने वाला। कुत्ता बनाकर रखेंगे आपको। ये सुनकर विकल्प एक थप्पड़ विप्लव के गाल पर जड़ देता है और अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर विप्लव को घूरते हुए कहता है, बहुत बदतमीज हो तुम। यह देखकर अमृत विप्लव को पकड़कर पीछे कर देता है। वही विप्लव अपने गाल पर हाथ रखना आंखों से विकल्प की तरफ देखते हुए बोला, सही कहा, बहुत बदतमीज हूँ मैं, और अब अपने मन बना ही लिया है अपने उस सो कॉल्ड फैमिली के पास जाने का, तो यहाँ पर रुके क्यों हो? जाओ यहाँ से, और दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। विप्लव के गुस्से भरी बात को सुन विकल्प गिल्ट में अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, वापी। विकल्प अपनी तरफ आता हुआ देख अपना हाथ उसे दिखाकर बोला, जो प्यार आपको बड़ी माँ ने किया, हम सब ने किया, वो वहाँ पर आपको कोई नहीं दे सकता। देख लेना, हर वक्त याद करके रोगो हम लोगों को। विप्लव की बात को सुनकर विकल्प नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं मजबूर हूँ वापी, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, नहीं छोड़ना चाहता हूँ तुम सबको। मुझे नहीं पता मैं कैसे रहूँगा वहाँ पर। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में मेरी आत्मा को अलग करके ले जा रहा हो। ये कहते हुए विकल्प रोना शुरू कर देता है। अब उसके इमोशंस उसके बस में नहीं थे, जिसे देखते हुए विप्लव नम आंखों से अधिराज जी की तरफ देखते हुए बोला, अंकल प्लीज़ मेरे भाई को मुझसे दूर मत करो, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। वो मेरा पार्टनर है, पार्टी के लिए, चुगली करने के लिए और रिया को परेशान करने के लिए। मेरे चार्ली का भी ख्याल रखता है। अगर मैं कहीं जाता हूँ तो, अगर वो चला गया तो ये सब कौन करेगा मेरे लिए? प्लीज़ अंकल उसे मत लेकर जाओ। ये कहते हुए विप्लव की आंखों से आंसू बह रहे थे। मृत्युंजय उन दोनों को रोता हुआ देखकर गहरी सांस भर रविंद्रनाथ जी की तरफ देखते हुए बोला, बात यहाँ पर जिम्मेदारी की हो रही है ना, तो विकल्प हमारे साथ रहकर राजन फैमिली के बिजनेस को संभाल सकता है। हम उसकी हेल्प करेंगे, लेकिन वो यहाँ से नहीं जाएगा।
मृत्युंजय की बात सुन रविंद्रनाथ जी उसकी तरफ थोड़े गुस्से से देखते हुए बोले, जय, तुमसे कितनी बार कहा है मैंने, काम के बीच में इमोशंस मत लाया करो, और हमारी बात पहले हो चुकी थी ना। मृत्युंजय रविंद्रनाथ जी की बात को इग्नोर कर अधिराज जी की तरफ देखते हुए बोला, विकी राजन फैमिली के मुंबई वाले ब्रांच को संभाल लेगा और बाकी आपके काम को अथर्व संभाल लेगा। जो करना उसे बहुत पसंद है। विप्लव मृत्युंजय की बात सुनकर जल्दी से अधिराज जी की तरफ देखते हुए बोला, और मैं भी हेल्प करूंगा ब्रो का, प्लीज़ अंकल उन्हें लेकर मत जाओ। अधिराज जी विप्लव की बात सुनकर उसके पास आकर उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोले, तुम्हारी ये भोली सूरत हर बार मुझे घुटना देखने पर मजबूर कर देती है। तुम क्यों नहीं चलते मेरे साथ? विप्लव अधिराज जी की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए, मैं घूमते घूमते आ जाऊंगा, लेकिन प्लीज़ मेरे भाई को लेकर मत जाओ। वो आपके सारे काम करेगा, लेकिन प्लीज़ उसे हमारे साथ रहने दो। विप्लव की बात पर अधिराज जी गहरी सांस भर पल्लवी जी की तरफ देखते हुए बोले, पल्लवी चलो, फ्लाइट का वक्त हो गया है। जिसे सुन पल्लवी जी विकल्प के पास आकर उसके चेहरे को पकड़ उसके माथे पर चूमते हुए बोले, निर्जला जी की ममता जीत गई मेरे सामने। सही कहा है किसी ने, जन्म देने से बड़ा पालने वाला होता है, लेकिन मिलने आना मत भूलना, और ये भी मत भूलना कि तुम्हारी एक और माँ है। विकल्प पल्लवी जी की बात सुन अपना सिर हिला उन्हें गले लगाते हुए बोला, मैं मिलने आऊँगा माँ, आप फिक्र मत करो और ध्यान से जाना। पल्लवी जी विकल्प की बात पर अपना सिर हिला देते और वहीं अथर्व उन लोगों को देखते हुए छोटा सा मुँह बनाकर बोला, व्हाट नॉनसेंस, यू हैव सेट अप ए डोमेस्टिक ड्रामा। अथर्व की बात सुनकर उसके बगल में खड़ी अक्षिता उसकी तरफ देखते हुए बोली, जब तुम्हें पता होता कि एक बच्चा उनके परिवार के लिए क्या अहमियत रखता है, तब तुम ये बकवास नहीं करते। वैसे तुमने तो लोग से कहना है क्या, जो हर राह चलती लड़कियों में अपनी बीवी ढूंढते हैं। अक्षिता की बात सुनकर अथर्व सिर घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोला, हाँ मैं तुम्हें भी और अपनी बीवी ढूंढता हूँ, बनोगी क्या? अक्षिता अथर्व की बात सुनकर एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ, तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ से शादी करके मेरी ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी मुझे। अथर्व अक्षिता की बात सुन सबकी नज़रों से बचते हुए धीरे से उसके कमर को कसकर पकड़ते हुए बोले, कल रात जो तुमने मुझे मारा ना, उसका हिसाब तो बराबर करूँगा तुमसे। जिसे देखकर अक्षिता अथर्व के हाथ को झटक उसे उंगली दिखाते हुए बोली, कहा था ना तुझसे छुआ मत करो, मुझे घिन आती है तेरे छूने से। अक्षिता अथर्व के गुस्से को देखकर अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए, ठीक है सीधी बात करते हैं, कुछ दिन बाद मिलते हैं। अथर्व की बात पर अक्षिता उसे इग्नोर करते हुए बोली, थारे से मिलने में हमारे को दिलचस्पी को नहीं। अथर्व अक्षिता के एटीट्यूड पर घूर कर उसकी तरफ देखता है, जब उसे अधिराज जी की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रहे थे, अथर्व चलो, क्या बातें कर रहे हो? अथर्व अधिराज जी की आवाज़ सुन अपना सिर हिलाते हुए बोला, आ रहा हूँ बड़े पापा। इतना कहते हुए अथर्व धीरे से अक्षिता के कान में आकर बोला, बहुत जल्दी मुलाकात होगी तुमसे। इतना कहकर अथर्व होठों पर सरकास्टिक स्माइल लेकर अपने कदम अधिराज जी की तरफ बढ़ा देता है। पूरी राजन फैमिली वहां से हैदराबाद के लिए निकल जाती है। उनके जाने के बाद विकल्प विप्लव की तरफ देखते हुए बोला, वापी। विप्लव विकल्प का हाथ दिखाते हुए, बाद में बात करते हैं। इतना कहने के बाद विप्लव अक्षिता और हिमांशी की तरफ देखते हुए बोला, चलो। अक्षिता और हिमांशी अपना सिर हिला देते हैं और विप्लव के साथ चले जाते हैं, और विकल्प उसकी नाराजगी को देखते हुए अपना सर निराशा से हिला देता है। जब मृत्युंजय सब लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, चलो घर चलते हैं, जिसे सुनकर रविंद्रनाथ जी मृत्युंजय की तरफ नाराजगी से देखते हुए बोले, तुम्हें तो देख लूँगा मैं। और मृत्युंजय रविंद्रनाथ जी की बात सुनकर बोला, दादू कभी कभी अपनी जिद को छोड़कर दूसरे की बात भी माननी चाहिए। मृत्युंजय की बात सुनकर रविंद्रनाथ जी उसे घूरते हुए बोली, ये तो तुम नहीं, तुम्हारी बीवी की जवान बोल रही है। मृत्युंजय रविंद्रनाथ जी की बात पर एक आह भरते हुए बोला, हाँ वही समझ लीजिए, आप चले। रविंद्रनाथ जी मृत्युंजय की बात को सुनकर उसे दूर कर देखते हैं और विकल्प को लेकर सभी सारंग फैमिली के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।